हमारे साथ चिराग पासवान हैं। पिछले एक महीने में इनके साथ जितनी घटनाएं घटी हैं उसके बाद अब ये आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। और आशीर्वाद किनका प्राप्त करना है चिराग? क्योंकि परिवार का आशीर्वाद एक बड़ा धड़ा है। जो नहीं देना चाहता है आपको आशीर्वाद वो नाराज है आपसे। आखिरकार इस यात्रा के जरिए क्या आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं? इस आशीर्वाद यात्रा के मायने क्या हैं? खैर, ईमानदारी से इतना मैंने सोचा ही नहीं कि मैं किसी को इसके माध्यम से कुछ एहसास दिलाना चाहूं। मेरे साथ एक परिस्थिति ऐसी बनी, मेरे छोटे चाचा जी का निधन हुआ पहले 2 साल हुए। पिछले साल मेरे पिताजी का निधन हुआ और उसके बाद उनकी पीढ़ी में एकमात्र मुझे मार्गदर्शन देने वाला और मेरे पिता तुल्य ही नहीं, जिनमें मैं पिता की छवि देखता था। और बिहार में हम लोग यहाँ परंपरा है कि हम लोग बोलचाल की भाषा में, जैसे दिल्ली में चाचा चाची ये सब शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आप चाचा को भी पापा ही करके आप बुलाते हैं। हम लोग भी जैसे मझले पापा, छोटे पापा, मझली मम्मी, तो ऐसे ही करके हम लोग बुलाते हैं सबको। तो मेरे लिए वो, जैसा मैंने कहा, पिता तुल्य ही नहीं, पिता की छवि पापा के जाने के बाद उनमें देखता था। और कहीं ना कहीं जैसे मैं पापा पर आश्रित था बहुत सी चीज़ों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके सुझावों के लिए, पापा के जाने के बाद मैं इनकी तरफ देखता था। पर जिस तरीके से पापा के निधन के बाद से ही चाचा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मुझे कोई सुझाव नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, और कारण क्या हुआ ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। मैंने इसी बात को कहा कि मुझसे एक बार बैठकर, और उनका हक बनता था, भाई बेटा हूँ मैं उनका, मुझे बुलाते, डांटते, कान पकड़ के बैठाते कि ये दिक्कत है या ये गलती है या ये तुम गलत कर रहे हो या ये चीज़ें तुम्हें सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ भी। या फिर अगर अपनी ही महत्वाकांक्षाएं थी, मुझे बोलते कि आपको मंत्री बनना है, मैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष खुद विचार के लिए मैं रखता कि अगर आप मेरी पार्टी से किसी को मंत्री बनाना चाहें तो इनसे बेहतर और उनसे अनुभवी पापा के बाद और कौन था मेरे पास। या अगर आपको पार्टी का अध्यक्ष बनना था, कुछ भी था, पर आप बताते। पर आज जब आपने वो भी हाथ मुझसे छीन लिया, तो इसीलिए ईमानदारी से अब मेरे पास जनता के अलावा कोई बचा नहीं ना। सिर्फ मम्मी है, एक उनका आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज मैं इस तरीके से खड़ा हूँ। ढाल बनकर वो मेरे साथ रही। पापा के जाने के बाद ना सिर्फ एक माँ का बल्कि एक पिता का भी उन्होंने पूरा फ़र्ज़ निभाया। आज की तारीख में मम्मी पापा दोनों भूमिका में वो मेरे सामने खड़ी हैं, एक सारथी की तरह एक मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। और अगर आज मैं इतना कुछ खोने के बाद, पापा को खोना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो था, पर उसके बाद जिस तरीके से मेरे परिवार के लोग भी मुझसे अलग हो गए, इतना खोने के बाद भी आज भी अगर मुझ में वो ताकत है, मैं लड़ पा रहा हूँ और लड़ूंगा और जीतूंगा, ये हौसला मुझे मम्मी से ही आता है। बट अब उसके साथ साथ मुझे बिहार की जनता का भी आशीर्वाद चाहिए। तो बिना इस सोच के कि किसी को दिखाना है या किसी को जताना है या किसी को कुछ बताना है, सही में अब मुझे ज़रूरत है आशीर्वाद की। जब मेरे अपनों ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन नहीं दिया, तो अब बिहार की जनता ही मेरा मार्गदर्शन करे, इस उम्मीद के साथ बस निकल। पर बात तो अपनों से ज़्यादा आगे जा चुकी है, क्योंकि आपने खुद ये बात कही है कि दरअसल आपकी पार्टी के विघटन के पीछे वो लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं। यानी कि आपने मुख्यमंत्री जी को इसके लिए दोषी माना है। तो जाहिर है अब जब आप यात्रा करेंगे तो वो यात्रा जो है, आशीर्वाद आप जनता का प्राप्त करेंगे, किनके खिलाफ प्राप्त करेंगे? क्योंकि जाहिर है आप नीतीश कुमार जी के रोल को सस्पेक्ट मानते हैं, आप मानते हैं कि उनके पीछे, तो ये परिवार के साथ जो आपकी नाराजगी है वो तो एक पक्ष रह गया। दरअसल ये यात्रा तो राजनीतिक यात्रा है ना, नीतीश कुमार जी के खिलाफ यात्रा है ये। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनके रोल को मैं सस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ये ओपन सीक्रेट है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को प्रमाणित करने की ज़रूरत है कि जनता दल यूनाइटेड, और इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा, बट अगर उनके पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के लोग अगर इसमें सम्मिलित हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी की बनती है कि उनके लोग उनकी जानकारी में या उनके संरक्षण में अगर किसी परिवार या किसी पार्टी में इस तरीके की टूट की भूमिका निभा रहे हैं, तो उसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं। तो ये मैं उनको सस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये राइटिंग ऑन द वॉल है, ये सब जानते हैं। और ये पहली बार नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। पापा के साथ निरंतरता में उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी राजनीतिक हैसियत को ख़त्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई बार
इस तरीके की षड्यंत्र रचे हैं। भले वो 2005 में दोनों विधानसभा हुए चुनाव में हमारी पार्टी को तोड़ने की बात हो, या हमारे एमएलसीज को तोड़कर अपनी पार्टी में प्रमुख मुख्य प्रवक्ता बनाने की बात हो, या हमारे राज्यसभा के सांसद को तोड़ने की बात हो, या आज की तारीख में मेरे जीते हुए एक विधायक मटिहानी के जो थे उनको तोड़ने की बात हो, या फिर आज जहां पार्टी के साथ परिवार, तो ये निरंतरता में ये उनकी भूमिका रही है। पिताजी की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास दलित और महादलित बनाकर ये किया गया। तो मुख्यमंत्री जी का ये वर्किंग रहा है, ये उनकी एक वर्किंग स्टाइल हमेशा से रहा। तो मैं उनको सस्पेक्ट नहीं करूं, बट हाँ मैं इतना भी जरूर बोलूंगा संजीव जी कि आज की तारीख में मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाऊं, जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो 7 जन्म में ना कोई मेरी पार्टी को तोड़ सकता था, ना मेरे परिवार को तोड़ सकता था। पर इसमें धोखा सिर्फ और सिर्फ मेरे अपनों ने दिया। जब मेरे चाचा ही मेरे खिलाफ हो गए, जब मेरा अपना भाई जो मेरे बेटे के समान था, जब वही मेरे खिलाफ हो गया, तो मैं क्या बोलूं कि भाई आपने मेरी पार्टी को क्यों तोड़ा? मेरे घर वाले मेरे साथ होते तो कोई नहीं तोड़ पाता। या मैं किसी को क्यों बोलूं कि आप आज मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? जब मेरे घर वालों ने ही नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाने की पोजीशन में ही नहीं हूं आज की तारीख में। इतना तो समझ में आती है बात कि नीतीश जी के साथ आपके पिताजी के काल में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आपके काल तक आते आते राजनीतिक दुश्मनी में कन्वर्ट कर गई। मैं नहीं मानना चाहूँगा संजीव जी। ये कहा जाता है कि दुश्मनी ये बहुत बड़ा शब्द है, और अगर इस शब्द के आप मायने देखें तो मुझे लगता है कि फिर वो राजनीतिक परंपराएं या राजनीतिक मर्यादाएं जिस तरीके से अभी तक चलती आई हैं, जिसमें हम लोग हमेशा बोलते हैं, पापा के बारे में जैसे कहा जाता था हमेशा कि अक्रॉस पार्टी लाइंस उनके मित्र रहे हैं, उनके दोस्त रहे हैं। और हम लोगों ने हमेशा देखा है पार्लियामेंट में, सदन में जब एक दूसरे के खिलाफ बोलना होता है तो सत्ता पक्ष विपक्ष मजबूती से अपनी बातों को उनकी नीतियों के खिलाफ रखता है, बट वही लोग जब सेंट्रल हॉल में जाते हैं तो एक व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं उसको निभाए जाते हैं। मेरे लिए ये समझ के परे था कि मैं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी की नीति का विरोध मैंने किया, मैं करता हूं और मैं करता रहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की नीतियां बिहार को बर्बाद करने वाली हैं। उनकी नीतियों से बिहार का विकास नहीं हो सकता। उनकी नीतियों में एक नीति ऐसी नहीं है जो कि बिहार को बनस्पत बाकी राज्यों के बराबरी पर लाकर खड़ा करे। तो मेरा उनका ये विरोध रहा है, बट ये पर्सनल क्यों हो जाए ये मेरी समझ के परे। पापा के साथ भी मैंने देखा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत गए, दलित महादलित, जो मैं बार बार मैं कहता हूं कि सिर्फ पासवान जाति को अलग थलग कर देने का जो प्रयास किया गया, ये कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत रंजिश दिखाता है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स को दिखाता है। और वहीं मेरे साथ भी मैंने पूरे चुनाव में मैंने आपका नीतियों का मैंने विरोध किया। उसमें कहा जाता है कि मैं व्यक्तिगत इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने की बात की। भाई अगर भ्रष्टाचार कहीं पर हो रहा है तो क्या उसके लिए दोषी अगर आप होंगे तो क्या आप जेल नहीं जाएंगे? आज की तारीख में जो बातें चिराग पासवान चुनाव में कह रहा था, आज आपके मंत्री वो कह रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहा कि भैया अफसरशाही हावी है बिहार में, वहां पर अफसर ही हैं जो हर तरीके के फैसले ले रहे हैं। आज की तारीख में ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से घोटालों की बात सामने आ रही है, तो चिराग पासवान ने उस वक्त क्या बोला था? मैं यही तो बोल रहा था कि भैया भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। 7 निश्चय इतिहास गवाह होगा आने वाले दिनों में, बिहार की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजनाओं में से एक है। तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसको उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बट मैंने कब आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत लांछन लगाया? आपने मेरे परिवार को तोड़ा, आपने मेरे चाचा को, जो कि मेरे लिए मेरे पिता समान था, आपने उनको अलग किया, आपने मेरे भाई को अलग किया। ये व्यक्तिगत विंडिक्टिवनेस क्यों? तो मेरे घर को ही तोड़ना चाह रहे हैं। प्रश्न तो यही है। देखिए चिराग, आप कितना भी भागे, लेकिन हकीकत तो यही है कि राजनीतिक रूप से आप प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव के भी हैं, आपकी और उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, लेकिन कटुता नहीं है। आप उन्हें छोटा भाई, वो आपको बड़ा भाई मानते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ आप चुनाव भी लड़ते हैं। ये बात नीतीश जी के साथ तो नहीं है। तो कैसे न कहा जाए कि ये मामला चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच व्यक्तिगत हो चुका है? आप मुझे बताएं ना, आज की तारीख में जब आप मेरे सामने बैठे हैं और न्यूज़ 24 का जब के चैनल से जब मैं बात कर रहा हूं, तो क्या मेरे लिए औचित्य बनता है या कोई भी सेंसिबल व्यक्ति किसी दूसरे चैनल की बात आपसे करेगा क्या? जब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, जब मैं आपसे भाई जिस दिन तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, मैं उनसे निपटूंगा ना, या जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा मेरे सवाल उनसे होंगे। पर आज की तारीख में पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं मेरे प्रदेश के। मैं क्यों अपने नैरेटिव से भटकूं? मैं क्यों ऐसे सवाल उठाऊं जिसके कोई माने ही नहीं है? मैं क्यों जाकर उंगली उठाऊं कि भैया राजद ने ये नहीं किया, राजद ने वो नहीं किया, तेजस्वी ये नहीं कर रहे, लालू जी ने वो नहीं किया? अरे भाई उन्होंने नहीं किया इसलिए तो 15 साल से वो बाहर हैं। आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर मेरा मुख्यमंत्री 15 साल में विकास पुरुष कहलवाने के बावजूद, विकास की गाथाएं गिनाने के बावजूद, अगर मेरे मुख्यमंत्री को दिल्ली आना पड़ता है कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए,
तो मैं किससे सवाल पूछूं? मेरे सवाल तो मुख्यमंत्री से ही होंगे ना कि भैया आप 1000 किलोमीटर की आप यात्रा कर कर चार्टर फ्लाइट से आप दिल्ली आते हैं, सिर्फ कैटरैक्ट ऑपरेशन 1.5-2 घंटे का ऑपरेशन होता है, वो आपको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद उस ऑपरेशन के लिए आप 9 दिन तक आप दिल्ली में रुकते हैं। क्यों ये व्यवस्था बिहार में आपने नहीं बनाई? भाई आपने तो बहुत काम किया ना बिहार में, आपने बहुत विकास किया, आपने गाथाएं लिखी, तो क्यों मेरे बच्चे आज कोटा में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए? क्यों मेरे युवा साथी आज की तारीख में जो बेरोजगार हैं वो तो बिहार में लाठी खा रहे हैं, और जो थोड़ा सा भी सक्षम है वो दूसरे प्रदेश में जाकर वहां पर बेइज्जती की जिंदगी बिता रहा है, वहां पर जाकर काम करने के लिए मजबूर है, मजदूरी करने के लिए मजबूर है, और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, सक्षम है, वो दूसरे प्रदेशों में जाकर जब आईटी जॉब्स कर सकते हैं, तो आईटी सेक्टर मेरे प्रदेश में क्यों नहीं खुल सकता? तो ये सवाल संजीव जी आप मुझे बताएं ना, मैं मुख्यमंत्री से नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? कैसे मैं जाके पूछ लूं तेजस्वी से कि भाई तुम बताओ मुझे कि क्यों बिहार में रोजगार नहीं है? क्या वो इस हैसियत में है, इस पोजीशन में है कि मैं उससे सवाल, जिस दिन वो होगा मैं उससे पूछूंगा। जो सत्ता में है आप उससे सवाल पूछेंगे ना। और मैं क्यों अपने नैरेटिव से भटकूं? क्योंकि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, 15 साल में बिहार को बर्बाद करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। लेकिन ऐसे में फिर जो आशीर्वाद यात्रा है वो तो चुनावी यात्रा ही लग रहा है। लग रहा है कि आप जहां आपने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं सवालों को लेकर के फिर जनता के सामने जा रहे हैं। लेकिन आशीर्वाद तो आपको नहीं मिला चिराग, आशीर्वाद तो किसी और को मिला। इन चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो डेफिनेटली किसी और को मिला, बट यकीनन जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी नहीं मिला। जो मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में, ये आशीर्वाद उनको भी नहीं मिला। और ये बात मुख्यमंत्री जी को समझनी होगी, जाननी होगी कि भैया परिस्थितिवश आप मुख्यमंत्री हैं, आप किसी के आशीर्वाद पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मैंडेट आप मुझे ईमानदारी से बोल दीजिए, आप भी बिहार से हैं, बिहार को आप इतना कवर करते हैं, जानते हैं, और बिहार की जनता की मानस की मानसिकता को आप समझते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ये मैंडेट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रिपीट करवाने के लिए मैंडेट था क्या? अगर उनके लिए मैंडेट होता तो आज 50% से कम पर उनकी सीटें क्यों आ गई? अगर उनके लिए मैंडेट होता तो बिहार की 30 नंबर की पार्टी क्यों बने हुए हैं? तो ये मैंडेट तो उनको भी मुख्यमंत्री, और मैंने तो बोला मैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए या चिराग पासवान सरकार बनाने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ रहा था। मैंने तो डंके की चोट पे डे 1 से, आप मेरा आर्काइव्स में से आप इंटरव्यूज निकालिए, मेरी प्रेस इंटरेक्शंस आप निकालिए, मैंने तो हमेशा इस बात को कहा कि मेरा लक्ष्य है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पिछले 15 साल के कुशासन, उनके पिछले 15 साल की जिस तरीके से उन्होंने बिहार को बर्बाद किया है अपनी नीतियों की वजह से, उसको जनता के सामने उजागर करना, और उसके बाद फिर जनता डिसाइड करे कि जनता किसके साथ है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जरूर कहीं ना कहीं हम लोग की मानसिक सोच आकर उलझ जाती है कि भैया सीटें कितनी आई इनको। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी समस्या है कि आपकी ताकत या आपकी कमजोरी को सिर्फ संख्या बल से आंका जाता है। बट जितने भी सैफोलॉजिस्ट हों या जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हों, जिसमें से कि आप भी एक हैं, ये माना भाई अगर सिर्फ संख्या ही होती तो आज की तारीख में बोले ना कि फिर तो 6 सांसद हैं हमारे, क्या हमारी संख्या कम थी क्या? पर क्यों हमें बार बार बोला जाता था कि 2% 3% की पार्टी है, 2% 3% की पार्टी है? तो आज की तारीख में जब चिराग पासवान ने अकेले सिर्फ और सिर्फ मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को जनता के बीच में रखकर आज अगर मैंने 6% का मत कंसोलिडेट किया है, वो भी तब किया है संजीव जी जबकि मैं 100+ सीटों पर अभी चुनाव ही नहीं लड़ा हूं। उन सीटों पर अगर मैं चुनाव लड़ता तो यकीनन मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये जो 6% का मत है वो 12 से 15% का होता अगर मैं 100+ उन सीटों पर चुनाव लड़ता। और आज 15% वाले तो मुख्यमंत्री बने हुए बिहार में। हम लोगों ने आपके पिता रामविलास जी को भी देखा, कवर किया, और ये मौका एक संजीदा मौका भी है क्योंकि 5 जुलाई की जो तारीख है आशीर्वाद यात्रा की तारीख, उनका जन्मदिन, तो ये पहला मौका होगा जब वो आपके साथ नहीं होंगे। इस जन्मदिन के मौके पर आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पहली बार राष्ट्रीय जनता दल, जिसका कि स्थापना दिवस 5 जुलाई होता है, वो भी रामविलास पासवान को याद करके अपनी स्थापना दिवस को बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक लेगेसी है जो आपके साथ बहुत से लोग शेयर करना चाहते हैं? रामविलास पासवान मुझे लगता है आज की तारीख में व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा का नाम है। उनकी जो आइडियोलॉजी रही है, उनके जो विचार रहे हैं, और 50 साल का बेदाग आज की तारीख में जब इतने घोटाले और इतनी चीज़ों का आप जिक्र करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धियों में से ये भी है 50 साल का सक्रिय बेदाग राजनीतिक अनुभव जो उनका रहा है। भले वो उन्होंने कितने भी प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया हो, कितनी भी सरकारों में रहे हो, बिना अपनी आइडियोलॉजी, बिना अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ये उनकी विचारधारा को जीवित रखने की, आगे लेकर जाने की लड़ाई है। और मुझे खुशी है कि इसमें कई ऐसे सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने सामने आकर उनकी इस विचारधारा को आगे लेकर जाने का निर्णय लिया है। और इसमें ख़ासतौर पर मैं राष्ट्रीय जनता दल
तेजस्वी मेरे छोटे भाई, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस परंपरा को निभाया। जैसे मैं बोलता हूँ कि बिहार में चाचा को आप पिता का ही सम्मान आप देते हैं, तो मेरे पिताजी से मेरे ही नहीं, तेजस्वी के भी पिता समान ही रहे हैं। और मेरे पिताजी लालू जी आपस में बहुत करीबी मित्र रहे हैं, लंबे समय तक दोनों ने काम किया है। और खुशी है मुझे कि अगली पीढ़ी भी वही सम्मान और वही इज्जत उनके जाने के बाद उनको दे रही है, उनकी जिस तरीके से मैं अपने पिताजी को सम्मान देता। बट हाँ, इसके कोई राजनीतिक मायने अभी निकाले जाएं, क्योंकि राजनीतिक चर्चाओं में हर चीज़ घुमा फिरा कर वहीं पर आती है कि क्या आप कोई गठबंधन कर रहे हैं या कुछ। इसको मैं ज़रूर स्पष्ट कर दूं कि आज की तारीख में, जहां मैं एक तरफ उनका धन्यवाद ज़रूर करूंगा, बट फिलहाल मेरी प्राथमिकता मेरी पार्टी को ज़ीरो से शुरू कर वहाँ तक लेकर जानी है जहाँ का सपना मेरे पिताजी ने देखा था। उस ऊंचाइयों पर पार्टी को लेकर जाना है। तो मेरा पूरा ध्यान आज की तारीख में केंद्रित रहेगा कि कैसे मैं अपनी पार्टी को, और जहाँ पर, क्योंकि पापा के आखिरी सपना ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट रहा है। मुझे याद है कि जब वो आईसीयू में होते थे, ऑक्सीजन मास्क निकाल कर ड्राफ्ट तैयार करवाते थे। फाइनल ड्राफ्ट खुद पापा के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये उनका सपना रहा है कि किस तरीके से बिहार और बिहारियों को आगे लेकर जाएं। उसके लिए वो अपने रहते रहते मुझे उसकी सोच, उसका विजन वो देकर गए हैं। उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए, प्राथमिकता सिर्फ ये है। अलायंसेस क्या होंगे, गठबंधन क्या होगा, कौन साथ आ रहा है नहीं आ रहा है। पापा ही बोलते थे हमेशा कि अगर तुम सही हो, सच्चाई की डगर पर हो, बिना डरे अकेले निकलो, अकेले निकलो। अगर तुम सच्चे हो, अपने आप लोग तुम्हारे साथ जुड़ते रहेंगे। और जिसका प्रमाण मैं देख ही रहा हूँ, जिस तरीके से जन समर्थन मुझे आज की तारीख में मिल रहा है। आखिर में, जब आप आज आशीर्वाद यात्रा के लिए निकल रहे हैं, केंद्र में कैबिनेट फेरबदल की भी चर्चा है, क्या कभी दिमाग जाता है, क्योंकि पारस बाबू वो भी दावा ठोक रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से, आपका दिमाग कभी जाता है कि शायद वो आपके हिस्से में आना चाहिए? आपके पिता वहाँ मंत्री थे, आपकी पार्टी के कोटे की तरफ से, तो आपका दावा बनता है। आशीर्वाद यात्रा एक तरफ, लेकिन दिमाग इस तरफ भी है, कुछ ऐसी स्थिति है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं शायद आप इस बात को समझेंगे, अगर मुझे सत्ता का ही लालच होता, या अगर मुझे मंत्री बनना ही मेरा अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट लक्ष्य होता, तो मुझे लगता है कि मेरे पास तो सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था ना। आप, मुझे नहीं लगता कि आप इस बात को गलत ठहराएंगे अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं मौजूदा गठबंधन के साथ बिहार में मैं जाता और मुझे 15 सीटें दी जा रही थी, मैं उन 15 सीटों पर अगर मैं चुनाव लड़ता, तो मुझे लगता है मैं 10 या 12 सीटें उसमें से जीतता। मौजूदा गठबंधन की जो परिस्थिति वहाँ पर होती, उसमें मैं 10 से 12 सीटें जीतता। मुझे लगता है 2 मंत्री मेरे नीतीश जी की सरकार में होते, और उसके बाद केंद्र में आने के बाद कोई प्रश्न ये नहीं पूछ रहा होता कि मेरे पिताजी के निधन के बाद चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे या नहीं। ये प्रश्न उस वक्त नहीं खड़ा होता। तो अगर मुझे सिर्फ सत्ता का ही लालच होता, तो मेरे सामने तो रेड कारपेट बिछा हुआ था ना। संघर्ष का रास्ता मैंने क्यों चुना? और ये निर्णय मैं उस वक्त भी बदल सकता था, और आप में से कोई मुझ पर पलटकर सवाल नहीं उठाता, कोई मुझ पर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि एक लंबे समय तक ये कहा जा रहा था कि मैं सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सीटें मुझे ज़्यादा मिल जाएं, इसीलिए मैं उस वक्त ये सारी बातें कर रहा हूँ। और हर कोई इस बात को मान के चलता था कि इवेंचुअली चुनाव से ठीक पहले एक्स नंबर ऑफ सीटों पर चिराग पासवान का समझौता हो जाएगा, और इवेंचुअली ये लोग चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। ये एक आम धारणा उन दिनों बनी हुई थी, और इस धारणा को शायद बाद में कोई नेगेटिव नैरेटिव भी नहीं सेट कर पाता। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोगों को लगता है कि अरे चलो, अभी पिता का निधन हुआ है, कोई बात नहीं। और मैं भी आराम से बोलता कि भाई मेरे पिताजी का निधन हुआ है, अभी मैं मानसिक तौर पर उस परिस्थिति में नहीं हूं कि मैं इतना बड़ा चुनाव अकेले में लड़ पाऊं। मेरे लिए बहुत आसान था, अगर मुझे सिर्फ आसानी का ही रास्ता चुनना होता, रेड कारपेट पर चलना होता। ये संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना है, अपनी इच्छा से मैंने चुना है। तो मंत्री बनना या मंत्री पद पाना, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, निरंतरता में मैंने अपने पिताजी को देखा है। तो वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा लक्ष्य रहा हो या मेरे लिए कोई सपना रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पर अगर आज की तारीख में अगर आप ये बोलेंगे कि पारस चाचा मंत्री बने नहीं बने, क्या मेरा ध्यान उस तरफ जाता है? मैं उनका बेटा हूँ, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए। जहाँ रहें, खुश रहें, उनकी जितनी महत्वाकांक्षाएं हों, भगवान करे कि सब पूरी हों। और ख़ास तौर पर अब जब उन्होंने इतना बड़ा निर्णय अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लिया, परिवार से अलग हो गए, सब हो गए, तो अब आज की तारीख में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हों। वो भाजपा के कोटे से मंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से वो मंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं। पर हाँ, सिर्फ मेरा प्रश्न तब होगा अगर उनको लोक जनशक्ति पार्टी के
कोटे से अगर उनको मंत्री बनाया जाएगा तो ज़रूर ये मेरी एक लंबी कानूनी लड़ाई जो मैं वैसे भी लड़ रहा हूँ उसमें एक अध्याय और जुड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में वो पार्टी से निलंबित, उन लोगों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन लोगों को प्रस्ताव पारित कर कर पार्टी से उन लोगों को निकाल दिया गया। तो आज की तारीख में ये पाँचों में से कोई भी सांसद लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं है। आप अपना अलग गुट बनाएं, अपना अलग ग्रुप बनाएं, उसको कोई नाम देना चाहें आप नाम दें और उस कोटे से अगर आप मंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं। बट अगर आप मेरी पार्टी के नाम को और ख़ास तौर पर मेरे पिताजी की विचारधारा के नाम को अगर आप एनकैश करना चाहेंगे, उसका अगर आप दुरुपयोग करना चाहेंगे, क्योंकि आज जहाँ पे भी मेरे पिताजी होंगे उनकी आत्मा को शांति तो ज़रूर नहीं मिल रही होगी। और दुख मुझे सबसे ज़्यादा इसी बात का है कि पापा जहाँ कहीं भी होंगे खुश तो नहीं होंगे। जिस तरीके से पापा के जाने के बाद मेरे चाचा के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि परिवार को संभालें, पार्टी को संभालें, पापा जिस तरीके से सबको साथ लेकर चले, ये जिम्मेदारी मेरे चाचा की बनती थी कि पापा की गैर मौजूदगी में परिवार को, आज जब उनके जाने के बाद सबसे ज़्यादा परिवार को उनकी ज़रूरत थी चाचा की, उस वक्त आपने हमसे मुंह फेरा। मैं ऐसे ही एक इंटरेक्शन में पारस जी से जब मैंने ये कहा कि आप यात्रा हाजीपुर से शुरू कर रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा, तो उन्होंने कहा कि हाजीपुर से तो मैं सांसद हूँ, अगर चिराग हमें बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। आप उन्हें बुलाएंगे? देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखर चुकी हैं, मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं। पर जैसा मैंने कहा कि जब तक आप उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने मेरे पिताजी को जीते जी कभी सम्मान नहीं दिया, आप उन्हीं मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं ना जिस मुख्यमंत्री ने मेरे पिताजी जब अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, उनके बारे में कहा था अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं कि वो बीमार है। और ये उस वक्त उन्होंने कहा था जब देश के राष्ट्रपति मुझसे बात कर रहे थे पिताजी के हाल को लेकर। देश के प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार मुझे फ़ोन कर कर ना से पिताजी का हालचाल पूछते थे, बल्कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या कह रही है वो मुझे जानकारी देते थे। ये उस दिन की बात है जिस दिन देश का शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने मुझे फ़ोन करके पिताजी का हालचाल ना पूछा हो, सत्ता पक्षी हो या विपक्षी हो। कोई ऐसा बड़ा नेता सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं है जिसने मुझे फ़ोन ना किया हो। उसी दिन मुख्यमंत्री का प्रेस वालों से ये कहना अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, और आज आप उनके साथ खड़े हैं। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने एनडीए की जब फॉर्मल सीटों को लेकर जब घोषणा हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अरे जाके पूछे ना रामविलास पासवान जी से कि आपने 2 विधायकों के समर्थन से वो राज्यसभा सांसद बन गए। एक मौका मेरे पिताजी को नीचा दिखाने का, उनको ह्यूमिलेट करने का जिस व्यक्ति ने ना छोड़ा हो, आज आप उनके साथ खड़े हो। जब तक आप उनके साथ खड़े हैं तब तक मेरी पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, तो ये एक राजनीतिक सिद्धांत, एक राजनीतिक दर्शन चिराग पासवान का युवा हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि इस रास्ते को चिराग पासवान ने आखिर चुना क्यों, क्योंकि ये जो पथरीली जमीन है इसके बदले इन्होंने खुद कहा रेड कारपेट भी मिल सकता था, लेकिन इन्होंने छोड़ा। और छोड़ा तो सही किया या गलत किया, फिलहाल कुछ लोगों को यह भी लगता है कि अभी तो मुश्किल हो गई है, लेकिन जिस राजनीतिक यात्रा पर ये निकल रहे हैं उसमें इन्हें आखिरकार जन समर्थन प्राप्त होता है या नहीं होता है, सबसे बड़ी बात यह है, और नजरें उस पर बनी रहेंगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।